क्यों। और आज से पहले हम अपने टॉपिक के ऊपर जाएं, हम आज आपसे सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं डॉक्टर अजहर असलम, अक्सर इंडियन टीवी पर भी आया करते हैं, रिपब्लिक पे और दूसरे चैनल्स पे। पॉलिटिशियन हैं और इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन, इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। उन्होंने आज मुझे एक जो है एक आर्टिकल भेजा उर्दू का, उसका कुछ पोर्शन था और आपके बारे में था, इसलिए मैं ये बात यहाँ कर रही हूँ। उसमें कहा गया कि आपकी एक वीडियो देखी है एक साहब ने, जिन्होंने वो आर्टिकल लिखा है, और कहा कि जी आप बहुत बुरा भला कह रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी के जो आर्मी चीफ होते हैं वो फौरन ही जैसे ही अपनी सीट से हटते हैं वो कहीं बाहर चले जाते हैं, उनके बच्चे भी बाहर होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी बाहर होती हैं, पैसा भी बाहर होता है, और यहाँ पे पाकिस्तानियों की वो जेब काटते हैं और मुल्क से बाहर चले जाते हैं। और इसी किस्म की बातें उन्होंने कही, और साथ ही उन्होंने कहा कि मेजर गौरव का तो खैर काम ही ये है, वो तो बात करते हैं पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ। लेकिन जो लास्ट लाइन उन्होंने लिखी थी वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ, एक सवाल है कि क्या वो जो कुछ कह रहे हैं क्या वो झूठ है। तो ये कि इससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि लोग अब आपको यहाँ पर सुनने लगे हैं और काफी हद तक जो है कुछ पॉजिटिव भी रिस्पॉन्स आ रहा है कि आपकी वीडियोस का और जो बात आप करते हैं। लेकिन साथ साथ इमरान खान जैसे बार बार बात कर रहे हैं न्यूट्रल की, और अभी हमारे DGISPR साहब ने भी एक प्रेस ब्रीफिंग में आके और कहा कि जी साजिश हुई थी या नहीं हुई थी, उसके बारे में भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया। इमरान खान ने कहा कि उनका काम नहीं है और वो सिर्फ राय दे सकते हैं, वो ये नहीं कह सकते कि साजिश हुई है या नहीं हुई है। आपको क्या लगता है बार बार इमरान खान जो है फौज को बीच में लेकर क्यों आ रहे हैं, और इससे क्या फायदा इमरान खान को हो सकता है और क्या नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है? आरजू जी, आपने 3-4 सवाल पूछे, मैं एक एक करके जवाब देता हूं तफसील से। पहली बात तो ये कि जो मैंने कहा था कि पाकिस्तानी फौजी जो जनरल हैं वो जेब काट के भाग जाते हैं वगैरह, मैंने पाकिस्तान को मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा डीपली स्टडी करा है, पर जितना मैंने स्टडी करा है पाकिस्तान को, जितना मैंने थोड़ा समझा है पाकिस्तान को, और मैं 20 साल से पढ़ रहा हूँ आरजू जी। मैं रोज पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ, जियो न्यूज़ पढ़ता हूँ, मैं डॉन न्यूज़ पढ़ता हूँ, मैं पाकिस्तानी एवरीथिंग पाकिस्तानी विच इज कंटेंट आई कंज्यूम, मतलब मैं हर एक चीज। तो मैं एक बात तो समझता हूं कि पाकिस्तान पहली बात गरीब मुल्क नहीं है। पहली चीज, पाकिस्तान के पास वसाइल की कमी नहीं है। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं, पर ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। पाकिस्तान को 20 साल से मैं स्टडी कर रहा हूँ, फौज छोड़ने के बाद 20 साल से मैं, क्योंकि फौज में ये सब तो चीजें बताते नहीं। फौज में तो ये है कि एट माई लेवल, एट अ लेवल ऑफ अ मेजर जूनियर ऑफिसर, क्या टैक्टिक्स होंगी आपकी, सेक्शन, प्लेटून, कंपनी की। हम लोग तो यही सीखते हैं ज्यादा से ज्यादा इन्फेंट्री में, और तो इतना कुछ हम सीखते नहीं। बट ये जो मैंने स्टडी करा है, और मैंने काफी पाकिस्तानी ऑथर्स की किताब पढ़ी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पहली बात तो गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वसाइल से मालामाल है, लेकिन वसाइल कम भी नहीं है पाकिस्तान में। अगर कोई बोले कि पाकिस्तान में वसाइल नहीं है तो झूठ बोल रहा है। तो मेरा सवाल ये बनता है कि अगर पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है और पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है, तो पाकिस्तान फिर 1 अरब डॉलर के लिए IMF के पास क्यों जा रहा है? इसका ये मतलब है, और मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं अर्जुन जी जिसको बड़ी समझ है इकोनॉमी की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फ्रॉम अ कॉमन सेंस पर्सपेक्टिव ये तभी होता है अगर कोई ये जानबूझ के कर रहा हो। हमारे हमारे पहले जो सीओ साहब थे, कर्नल पाठक साहब, उनका एक बड़ा एक मजेदार वो बात कहते थे, और मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, गॉड ब्लेस हिज सोल, वो दुनिया में नहीं है। मेरे पहले कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे कर्नल पाठक। कर्नल पाठक कहते थे कि अगर पहली बार कोई चीज हो तो वो हादसा है, अगर दूसरी बार वो चीज हो तो वो इत्तेफाक है, और अगर तीसरी बार हो तो वो साजिश है। ऐसा वो मजे में बोलते थे। लेकिन आप पाकिस्तान देखिए, अगर आपके पास फर्टाइल लैंड है पाकिस्तान में, और पंजाब जो कि सबसे ज्यादा फर्टाइल है पाकिस्तान में, आप फिर भी आप अपने गेहूं, अनाज, खाने की चीजें आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? ठीक है, पाकिस्तान में कुछ डैम बने, कुछ डैम बन के रुक गए। पाकिस्तान में नदियां हैं, पाकिस्तान में सूरज की रोशनी इतनी है, खासतौर से आपके पंजाब के उस एरिया की
जो कि आपके सिंध से मिलता है, जो हमारे राजस्थान के ऑपोजिट है, और आपके पूरे राजस्थान, बलूचिस्तान, यहाँ पे किसी भी चीज की कमी नहीं है, यहाँ पे सनलाइट की कमी नहीं है, यहाँ पे सोलर एनर्जी का जखीरा पड़ा हुआ है, सोलर एनर्जी का। लेकिन पाकिस्तान की सोलर एनर्जी ना के बराबर है। आपकी कोस्टलाइन इतनी ज्यादा है पाकिस्तान की, आप पूरा सिंध का देख लीजिए और आप पूरा वो बलूचिस्तान का एरिया देख लीजिए, कोस्टलाइन ही कोस्टलाइन है, ठीक है। उसके बाद आपकी फिशरीज का बहुत बुरा हाल है। तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान को ऊपर वाले ने कुछ दिया नहीं है, पर अगर ये पाकिस्तान इतना कुछ होने के बाद, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है पाकिस्तान का, ठीक ठाक ह्यूमन रिसोर्स है, वही पाकिस्तानी बाहर जाके अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, वही तो अरबों डॉलर भेज रहे हैं, 25-25 अरब डॉलर। अगर वो कमा नहीं रहे होते तो भेजते कहां से? डाके डाल के थोड़ा ना भेज रहे हैं, वो तो अपनी मेहनत की कमाई भेज रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान में कैपेबिलिटी है तो फिर 1-1 अरब डॉलर का पाकिस्तान मोहताज क्यों है? तो कोई ना कोई तो कर रहा है जानबूझ के, ठीक है। और ये अंदर के ही लोग करते हैं, बाहर वालों में इतनी हिम्मत नहीं होती। जैसा मैं इंडिया के बारे में भी कहता हूं ना कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, पाकिस्तान की भी किले के दरवाजे अंदर से ही खुले हैं, ठीक है। इंडिया में भी यही हाल है, आपके यहां भी वही हाल है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं आरजू जी। जो इमरान खान कहते हैं ना, मैं पिछले 1 हफ्ते में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पे थोड़ा सा मेरा ओपिनियन बदला है, थोड़ा सा ओपिनियन मेरा बदला है। और हो सकता है, ऐसा मैं मानने को तैयार हूं कि हो सकता है मेरा एनालिसिस 19-20 हुआ हो। ऐसा कम होता है पर हुआ है। देखिए, ये साजिश वाजिश तो ये बहुत लंबी चीजें हैं जो इमरान खान कह रहा है कि साजिश ये, साजिश वो, साजिश वो। लेकिन एफएटीएफ में वो आपको आई थिंक 27 चीजें थी, आपने 26 पूरी कर ली, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसी था। एक कम था आपका, एक, वो तो आपका 1.5 साल से एक कम है। आपने कोई पिछले 1 साल में कोई तीर नहीं मारा एफएटीएफ में। वो एक का बैलेंस तो 1.5 साल का भी था, एक का बैलेंस आज भी है। फिर आज की तारीख में बातचीत क्यों चल रही है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ से निकाल देंगे? ये बात 1.5 साल पहले क्यों नहीं हुई? ऐसा क्या बदल गया है 1-1.5 साल में? मैं ये जानना चाहता हूं। दूसरी बात, इमरान खान साहब तरस गए कि जो बाइडेन फोन कॉल कर दे। इमरान खान साहब ने डंडे से भैंस की तरह हाँका अपने पूरे डिप्लोमेटिक कोर को कि यार मिलो मत, एक फोन कॉल तो कर दो, फोन कॉल तो कर दो। फोन कॉल नहीं करा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने चिट्ठी भी लिखी, एक फोन कॉल नहीं आया। इमरान खान कुर्सी से हटता है और पाकिस्तान का यूएस एम्बेसडर को जाके जो बाइडेन पर्सनली मिलता है। ये फर्क क्या हो गया? क्या हो गया पाकिस्तान में कि अचानक जो बाइडेन भी मिल रहा है, एफएटीएफ से भी निकल रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, आईएमएफ के कहने पे 3 बार आपके पेट्रोल का रेट बढ़ गया, आपके बिजली का रेट बढ़ गया, आपके गैस का रेट बढ़ गया। पाकिस्तानियों के लिए, जो पाकिस्तानी खुशी मना रहे हैं कि हम एफएटीएफ से बाहर निकलेंगे, कि अब तो हम एफएटीएफ से ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे, और मैं कह रहा हूं ठीक है, आपके मुल्क की भलाई के लिए निकल भी जाइए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए ना, पाकिस्तानी रीड नहीं कर पा रहे सिचुएशन। क्योंकि कुछ ऐसा था जो इमरान खान जब प्रधानमंत्री था तब कुछ अटका हुआ था, और किसने अटकाया मुझे नहीं पता, हो सकता है यूएस ने अटकाया हो, पर मैं गेस कर रहा हूं। और इमरान खान के आते जाते ही, इमरान खान के जिसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ना सत्ता, पावर से निकलते ही कुछ चीजें होने लगी पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव, जो कि इमरान खान के समय पे नहीं हो रही थी। और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया कि एफएटीएफ से पाकिस्तान बाहर निकल गया? या तो पहले पाकिस्तान को जबरदस्ती जानबूझ के एफएटीएफ में रोका गया था, या तो पहले जानबूझ के रोका गया था, या तो एफएटीएफ तब गलत था, या एफएटीएफ आज गलत है। क्योंकि जो 27 में से अगर 26 शर्तें पाकिस्तान ने पूरी करी, ये तो 1.5 साल पहले पाकिस्तान ने पूरी करनी थी, कल थोड़ा ना पूरी करी है पाकिस्तान ने। आप आईएमएफ की हर चीज मानते हैं, शहबाज शरीफ की सरकार आती है, आईएमएफ की हर चीज मानती है। तेल के रेट बढ़ाने हैं, ठीक है साहब, 2 बार नहीं हम 3 बार बढ़ाते हैं, टकाटक तेल के रेट बढ़ रहे हैं। बिजली के रेट बढ़ाने हैं, दमादम मस्त कलंदर, बिजली के रेट बढ़ाओ। गैस के रेट बढ़ाने हैं, कोई डाउट नहीं बॉस, बढ़ाओ। और क्या करना है बताओ? ब्याज बढ़ाना है, ब्याज बढ़ाओ। ये करना है, सब कुछ करो, सब कुछ हाँ हाँ हाँ। और अचानक चीजें छटने लग जाती हैं। अब मुझे ये देखिए, ये है कुछ मामला गंभीर। क्या है? इत्तेफाक जैसी कोई चीज हमारे बिजनेस में होती नहीं है जी, हमारे धंधे में इत्तेफाक जैसी कोई चीज नहीं होती कि ये भी हो गया होगा। नहीं, जो भी चीजें होती हैं वो कैलकुलेटेड होती हैं, वो जानबूझ के होती हैं, वो करी जाती हैं। और अचानक ये सब एक चीज एक के बाद एक चीज हो रही है। पाकिस्तान में क्यों हो रही है?
हो सकता है हफ्ते 10 दिन में क्लियर हो जाए क्यों हो रही है, लेकिन आज की तारीख में ये जो मैंने बोला ये सारी की सारी चीजें हैं। आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ अर्जुन जी, क्या बात चल रही है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के ग्रे लिस्ट से बाहर करेंगे? बात चल रही है ना? बिल्कुल चल रही है। ये चल रही आज है, अभी आज तक आज निकला नहीं। शाम शायद अनाउंस भी हो जाए, आज शाम को शायद हो जाए अनाउंस। जी जी जी। तो चलिए शाम को अनाउंस हो जाए। तो पाकिस्तान की बात चल रही है। अब देखिए, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले ना निकले मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात चल रही है। ये बात पहले नहीं बिल्कुल। चली थी, ये बात पाकिस्तानी आपस में करते थे, पहले नहीं चली थी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, क्या अचानक पेट्रोल के, बिजली के और गैस के दाम अचानक बढ़े? आईएमएफ के कहने पे बढ़े हैं? बिल्कुल बढ़े। बिल्कुल बढ़े हैं। राइट। जो एफएटीएफ की शर्तें थी, क्या कोई नई शर्त पाकिस्तान ने मानी है? नहीं। पाकिस्तान ने जो 27 में 26 तो पहले से चल रहा है, 1.5 साल से पहले से चल रहा है वो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कहां पे जाके बैठ रही है बातें। अब वो हो सकता है कि 10-15 दिन में, 1 महीने में कंफ्यूजन दूर हो हमारा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट दिस इज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस टू डाइजेस्ट। ये ज्यादा हो रहा है कुछ कोइंसिडेंस। नहीं बिल्कुल है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा क्या असल स्टोरी क्या है। मगर एफएटीएफ से जो पाकिस्तान निकल रहा है तो उस पे भारत में कुछ है, बात की जा रही है, कुछ परेशानी है? क्योंकि हमेशा से इल्जामात लगाए गए हैं, बहुत एलिगेशंस थी पाकिस्तान के ऊपर भारत की तरफ से कि जी कभी कहते थे कि फंडिंग की जाती है, टेरर फंडिंग की, कभी कुछ। तो और आजकल तो आप जानते ही हैं कि आप अपने पायलट को भी नहीं भेज सकते क्योंकि हमारे पास चाय भी नहीं है पिलाने के लिए, वो जो हम कहते थे कि टी इज फैंटास्टिक, तो वो भी खत्म होगी। और वो भी हमारे एक पॉलिटिशियन ने कह दिया कि जी चाय भी ना पिए। तो कुछ भारत में बात हो रही है कि एफएटीएफ से पाकिस्तान निकलेगा, तो आप लोग खुश हैं या आप लोग को लगता है कि नहीं गलत हो रहा है? नहीं नहीं, इसमें देखिए, बात यह है कि क्या, मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन बताता हूं, क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने में भारत का हाथ था? बिल्कुल जाहिर सी बात है। पर इसमें क्या है कि अगर हम आपके दुश्मन हैं आरजू जी, तो दुश्मनी का मौका तो आप ही दे रहे हैं ना। आप जब तक दुश्मन को मौका नहीं देंगे, वो फायदा कहां से उठाएगा? और हमारा काम है एज अ दुश्मन फायदा उठाना, और आप लोगों का काम है हमारी मजबूरी का फायदा उठाना, हमारी गलतियों का फायदा उठाना। ये काम है हमारा। तो इसमें बुरा ना आपको मानना चाहिए ना हमें मानना चाहिए। आप फायदा उठाएंगे। अब जैसे आप लोगों ने बोला टी इज फैंटास्टिक, हमें बुरा लगा। पर जैसे ही आपके मिनिस्टर ने बोला कि चाय पीनी कम करो, तो हमने बोला टी इज फैंटास्टिक, बात तो सही है। तो पाकिस्तानियों को बुरा लगा। ये सब चलता रहेगा नोक झोंक। खैर, आर्मी चीफ ने एक बार फिर कहा है कि वक्त आ गया है कि कश्मीर का हल जो है वो निकाल लिया जाए। ये स्टेटमेंट आया है कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से। तो आपको लगता है कि अब कोई हल निकल आएगा या बस ये एक स्टेटमेंट है जो हर कुछ दिन के बाद दे दिया जाता है? आरजू जी, ये बाजवा साहब ने बात किससे करी? उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उनका स्टेटमेंट चल रहा है उस पर कि जाहिर है मीडिया से ही बात की होगी। तो मीडिया हल थोड़ा ना निकालेगा, हल तो इंडिया निकालेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये शगुफा, आपने कभी सुना है इंडियन आर्मी के चीफ को ये बोलते हुए कि कश्मीर का हल हमें करना पड़ेगा? नहीं बोला। जबकि जबकि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो हम क्लेम करते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा इंडियन आर्मी चीफ, कभी किसी ने वंस इन अ वाइल इन अ रिस्पॉन्स कुछ बोला होगा तो बोला होगा? कभी कुछ नहीं बोला, हमें ये हल करना है, वो हल करना है, ये करना है। सब चुप बैठे, जिसको जब करना होगा कर देंगे, चुपचाप कर देंगे, उसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि कमर जावेद बाजवा साहब ने किसके लिए बोला, उन्होंने किससे बात करी, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, आई एम नॉट अवेयर। बट he is welcome. He is the army chief of Pakistan. He is welcome to his comments. नहीं बिल्कुल ठीक, लेकिन सर साथ साथ हमने ये भी देखा कि इमरान खान ने जो है वो रशियन ऑयल की बात की और कहा कि जी इंडिया वहां से लेता चला जा रहा है और हमने लिया ही नहीं। लेकिन आपने पहले भी जैसे बताया था कि हमारे पास तो रिफाइनरी ही नहीं है कि हम उसको अगर ले भी लें तो करें क्या, पकौड़े बनाएं। लेकिन फिर भी सर आप क्या देखते हैं कि आप लोग जिस तरीके से रशिया और अमेरिका दोनों को बैलेंस करके भारत चल रहा है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं चल पाता? मतलब वो बार बार अमेरिकन प्रेशर में आके हम जो है वो रशिया की तरफ से हट जाते हैं और इन दोनों के क्लैश में बीच में जैसे हम फंसे हुए एक तरह से। तो क्या सिर्फ इकोनॉमी ही एक रीजन है या हमारी फॉरेन पॉलिसी भी आपको कहीं ना कहीं कमजोर लगती है? ना इकोनॉमी है ना फॉरेन पॉलिसी। अर्जुन जी, मैं बात करूंगा, थोड़ी सी आपको बुरी भी लगेगी, पाकिस्तानी भाई बहन सुन रहे हैं उनको बुरी भी लगेगी। बात ये नहीं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी तगड़ी है, या हमारी फॉरेन पॉलिसी आज से तगड़ी नहीं, हमारी फॉरेन पॉलिसी 70 साल से तगड़ी है। तो ये आज की पैदाइश नहीं है फॉरेन पॉलिसी। बस मोदी जी के आते थोड़ी सी अग्रेसिव हो गई है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी हमारी पहले भी अच्छी थी। और ना ये पैसे की बात है, क्योंकि इंडिया ये सब पहले भी कर रहा था, जब इंडिया के पास इतने पैसे नहीं थे, इतना बड़ा मार्केट नहीं था। मुझे लगता है, और ये बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच है, मुझे लगता है आप लोगों का जो अशराफिया है वो लालची है।
जो आप लोगों की क्रीम है ना, जो आपके टॉप फैमिलीज हैं पाकिस्तान में, जो सबसे बड़े लोग हैं, जो पाकिस्तान चलाते हैं, चाहे जर्नल हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, ये लोग लालची हैं। ये, और मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में लोग लालची नहीं होते, ऐसी बात नहीं, भारत में भी बहुत है, हमारे वाले भी कोई ऐसे दूध के धुले नहीं है। लेकिन कभी तो कोई मुल्क की बात सोचे। यहाँ पे सब अजीब सी, आप इमरान खान को ले लीजिए, वो अपनी धुन में घूम रहा है बावले की तरह। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को देख लीजिए, वो अपनी धुन में घूम रहे हैं, जरदारी अपनी धुन में, बिलावल अपनी, मतलब मुल्क देखिए। जब आप, मैंने आपको क्या बोला था पहले, पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है और ना पाकिस्तान में मसाइल की कमी है, ठीक है। ये दोनों वसाइल और मसाइल आपके एक साथ चलते हैं। इशू ये है कि आपने बात करी फॉरेन पॉलिसी की। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं रूस से तेल खरीदने वाला था, खरीद लेते भाई, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। गैस पाइपलाइन जो ईरान ने बोली थी, ईरान ने अपनी साइड की गैस पाइपलाइन बना ली, पाकिस्तान को बनानी थी, और ये आज से नहीं है, कितने सालों से चल रहा है, वो कंप्लीट करवा लेते, आप ईरान से तेल ले लेते। इमरान खान साहब, ईरान तो आपका नेबर है ना, बगल में ना ईरान, आपका बलूचिस्तान से बॉर्डर लगता है ईरान का, आपने क्यों नहीं लिया ईरान से तेल? आपने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अमेरिका बहादुर गुस्सा हो जाता। जो इमरान खान शहबाज शरीफ को बोल रहे हैं कि शहबाज शरीफ इसलिए रूस से तेल नहीं ले रहा क्योंकि शहबाज शरीफ को ये लगता है कि अमेरिका गुस्सा हो जाएगा, और जो की बात, मतलब ये तो इलॉजिकल बात है ना, ये तो इसलिए इलॉजिकल बात है कि साहब रूसी तेल को रिफाइन करने की आपके पास रिफाइनरी है नहीं। अगर शहबाज शरीफ ये कहता है कि लाओ जी, उस तेल का करना क्या है शहबाज शरीफ ने? वो तो किसी काम का नहीं है। वो जो, क्योंकि मैं बता दूं जिनको नहीं पता है, जो भी कच्चा तेल निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है, पहले उसको रिफाइन करना पड़ता है, और हर एक तेल का जो कंपोनेंट है, उसका जो केमिकल्स हैं उसमें, या जो भी उसका जो कॉम्पोजिशन है उस तेल का, जिससे वो क्रूड ऑयल बना है, जो कच्चा तेल बना है, वो सबका अलग होता है। जो सऊदी अरब का है वो अलग है, रूस का अलग है, जो वेस्टर्न टेक्सास का है वो अलग है, नॉर्थ सी का यूरोप का है वो अलग है, और अलग अलग जगह के तेल अलग अलग, तो अलग अलग किस्म की रिफाइनरीज होती हैं उसमें। पाकिस्तान के पास वैसी रिफाइनरीज हैं जो सऊदी अरब के या यूएई के तेल को अच्छी तरीके से रिफाइन कर, आई थिंक 4-5 रिफाइनरीज हैं पाकिस्तान में, जहां तक मैं अपडेटेड हूं, जहां मेरी नॉलेज है। लेकिन रूसी तेल को रिफाइन करने की पाकिस्तान में रिफाइनरी नहीं है। तो अब ये बोल रहे हैं जितना भी इमरान खान कि ये डर गया, मैं तो लेने वाला था। और मैं खान साहब से पूछता हूं, सर आप ले भी लेते तेल रूस से, रूस तो खुशी खुशी दे देता आपको, वो तो माल बेचने के लिए बैठा है, आपने करना था उस तेल का क्या कर लेते? हमने तो इसलिए रूस से तेल लिया क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी रिफाइनरी लगी हुई है, आज से नहीं, हमारे यहाँ तो दिहाइयों से लगी है रिफाइनरी, जो रशियन ऑयल को वो हम पहली बार रशिया से थोड़ा ना तेल ले रहे हैं। ये तो पाकिस्तान की अभी अभी रूस को लेकर मोहब्बत जागी है। आरजू जी, अभी अभी 2-3 साल से बात हुई है कि रशिया हमारा बहुत क्लोज, पता नहीं कैसे, क्यों वहां पे पाकिस्तानी टीवी एंकर से बोलते हैं कि रशिया पाकिस्तान का दोस्त है, कैसे हो गया? मुझे अगर कोई लॉजिक दे के समझा दे कि ये 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान और रूस अच्छे दोस्त हो गए, या एक वजूहात है, 2 वजूहात हैं, सिर्फ ये कि ठीक है हमारी चीन से बनती है, चीन की रशिया से बनती है, देयरफॉर हमारी रशिया से बनती है, इसके अलावा और कोई लॉजिक है तो बताइए, मुझे तो नहीं समझ में आया आज तक कुछ। हाँ, लेकिन साथ साथ अगर हम रशिया के साथ साथ अगर हम इसराइल की भी बात करें तो सऊदी अरब का सुनने में आ रहा है कि बड़ी जल्दी सऊदी अरब जो है रिकग्नाइज कर लेगा इसराइल को। तो क्या पाकिस्तान भी कर पाएगा? आपका ख्याल है कि कुछ ना कुछ तो सऊदी अरब को हम फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा ही फॉलो करते हैं, तो क्या पाकिस्तान भी ऐसा ही करेगा? देखिए पाकिस्तान ने ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, पूरे जो मुस्लिम वर्ल्ड में जो पैलेस्टीन का प्रॉब्लम था उसको एज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम देखा गया। पूरे मुसलमान वर्ल्ड में यह बोला गया कि इजराइल ने पैलेस्टीनियंस की जमीन पर कब्जा कर दिया है। पाकिस्तान ने मौलवियों को यह बताया कि यह इस्लाम और यहूद और हनूद के बीच में जंग है। एक पॉलिटिकल लड़ाई को रिलीजियस, यही चीज कश्मीर में भी करी थी। एक पॉलिटिकल डिफरेंस जो था, ऑफ ओपिनियन, ऑफ टेरिटरी, ऑफ XYZ जो भी था, उसको जिहाद फी सबीलिल्लाह। आप देखिए, जब आप किसी चीज को मजहब का जामा पहना देते हैं ना, फिर वो इमोशनल हो जाता है, फिर वो चीज रुकने वाली नहीं रुकती। मुझे लगता है पाकिस्तान को बहुत मुश्किल होगी अपने लोगों को समझाना कि भाई जिन यहूदियों के पीछे हम जहर उगल रहे हैं, और इसके पीछे रीजन जो है वो रिलीजियस है, उसका जो पाकिस्तानियों के मन में जो नफरत है इजराइल के लिए या यहूदियों के लिए, आरजू जी, उसका पैलेस्टीन से लेना देना बहुत कम है।
उसका लेना देना मजहब से है। और आज से नहीं, 1000-1500 साल पहले से ये ज्यू हेट्रेड जो है वो चलता चला आ रहा है, जो कि बाकी इस्लामिक वर्ल्ड समझ गया कि बॉस ऐसे दुनिया नहीं चलती। पाकिस्तान में तो मौलवियों ने यही बताया कि यहूदी तुम्हारा दुश्मन है, और कयामत के दिन वो पेड़ के पीछे या पत्थर के पीछे छुपेगा, तो पेड़ और पत्थर गवाही देगा कि हाँ आ जाओ मोमिन, मेरे पीछे छुपा है यहूदी, इसका गला काटो। और पता नहीं क्या क्या मैंने पढ़ा, वो हदीस मैंने पढ़ी। तो मैंने बोला यार ये किस तरीके से हो सकता है। तो पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इतना जहर बोल दिया ना आवाम के बीच में कि यहूदी, तो वो बिल्कुल दे विल नॉट टॉलरेट। देखा होगा कि ज़ैद आमिर साहब ने एक स्पेस की थी वो, और कह रहे थे कि जी वो अब के जो है श्रीनगर से नहीं, उसमें लिखा था कि अब वो दिल्ली से स्टार्ट लेंगे, और गजवा हिंद की बात की थी। तो आपको लगता है कि अगर इस किस्म का माहौल बना तो भारत को भी खतरा हो सकता है? मैं तो कह रहा हूँ, मुझे लगता है जैद हमीद साहब जो हैं वो ट्विटर पे ही फतेह करेंगे दिल्ली विल्ली, और बिल्कुल सब परचम लहराएगा लाल किले पे। अब इतने साल से तो मैं सुन रहा हूँ जैद हमीद को। मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज सॉरी, मैं आपको आपकी बात कर रही हूँ, आप लोगों ने बड़ा गलत किया है कि आप लोगों ने उनका ट्विटर बैन कर दिया है, क्योंकि इंडिया में होना चाहिए था, ताकि वो लोग भी, आपके तरफ से भी लोग उसमें शामिल होते हैं उनकी स्पेस में और सुनते तो वो क्या कह रहे हैं, मजा आता। नहीं, बिल्कुल 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 मजा तो आता, लेकिन वही चीज है आरजू जी, अब पता नहीं क्यों बैन कर दिया। हमें भी एंटरटेनमेंट की कमी पड़ रही थी। मैं आपको बताता हूँ ना कि इसमें क्या है आरजू जी, कि ये कब से ये लोग कभी फतेह करने इंडिया चलते हैं, कभी कह रहे हैं श्रीनगर फतेह करेंगे। अब उन्होंने बोला श्रीनगर तो मुश्किल है, अब छोड़ दो, वहां पे ठंड बहुत पड़ रही है, चलो दिल्ली से ही फतेह करते हैं। मैं कह रहा हूँ तमिलनाडु से शुरू करो, केरला से, राजस्थान से, जहां से शुरू करना है शुरू तो करो। मैं तब से इनकी पता नहीं कितने सालों से बातें सुन रहा हूँ। बातें बहुत करते हैं, बातों के बादशाह हैं। अब कुछ फिजिकल एक्शन तो कुछ हो। जैद हमीद साहब तो टोपी पहन के अपने ट्विटर स्पेस पे आ जाते हैं कि चलो अटैक करेंगे इंडिया को, अब दिल्ली चीर दो, दिल्ली को, और ये कर दो, काट दो सब काफिरों को, जान से मार दो। अच्छा, मारना तो शुरू करो यार सर, बोल बोल के थोड़ा ना। हाँ, हो सकता है कि काफिर बोरियत से मर जाए किसी दिन, मैं बता रहा हूँ, मुझे ही ना हार्ट अटैक आ जाए देख देख के, बोल बोल के जैद हमीद की काफिरों को मार दो। अरे यार, बैठे हैं कब से वेट कर रहे हैं, अब अच्छा नहीं लग रहा मुझे। नहीं नहीं, आप बिल्कुल इस तरह की बात ना कहा करें, आप अपना ख्याल रखें, और ये कि बिल्कुल एंटरटेनमेंट बंद नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनका मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर हो सके तो उनका ट्विटर जो है वो देखा करें आप लोग इंडिया में। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।